हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं सचिवालय सहायक के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7। आई होप कि इससे पहले कि आपने बाकी के 6 पार्ट्स को ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहां पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको 50 MCQ देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छे प्रश्न है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और बताइए कि आप 50 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि बिहार एसएससी 3rd CGL यानी बिहार सचिवालय के लिए हमारे व्हाट्सएप पे ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। 75 क्वेश्चंस डेली, ठीक है, 75 क्वेश्चंस के साथ। सिर्फ कल की बात करें यानी 1 जून से ये कोर्स आपका स्टार्ट हुआ है, यानी 1 जून से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ और इसमें सिर्फ से और सिर्फ कल 128 लोग जुड़े हुए हैं। 128 लोग कल सिर्फ जुड़े हुए हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े यार, पीछे मत रहिए, यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा। 75 क्वेश्चंस डेली ऑनलाइन मोड में और साथ साथ PDF भी आपको दिया जाता है, साथ ही साथ रैंक लिस्ट जारी किया जाता है। तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं GK GS का, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिक्स होता है और 25 क्वेश्चन साइंस का होता है। तो आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहने वाला है। जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 51 रुपये आपको पेमेंट करना है इस नंबर पर, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि केला किस कुल के अंतर्गत आता है। जैसे आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, आवृत बीजी के अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया। आवृत बीजी को 2 भागों में बांटा गया। एक होता है एक बीजपत्री और एक होता है द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री के अंतर्गत भी कई सारे कुल आते हैं, द्विबीजपत्री के अंतर्गत भी कई सारे कुल आते हैं। जो केला आता है वो किसके अंतर्गत आता है, किस कुल के अंतर्गत? म्यूजेसी कुल के अंतर्गत आता है। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यूजेसी कुल के अंतर्गत। ठीक है, अगर हम बात करिए किस कुल के अंतर्गत है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि म्यूजेसी कुल के अंतर्गत एक बीजपत्री के अंतर्गत आएगा। ठीक है, पालमी की अगर अंतर बात करें तो पालमी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आता है, जैसे नारियल हो गया, ताड़ हो गया, खजूर हो गया, ये आता है। ग्रेमनी भी अक्सर पूछा जाता है। ग्रेमनी में याद रखिएगा, जैसे हम कह सकते हैं गेहूँ, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, बांस, जौ, और ये सभी चीज़ें इसमें आते हैं। लिलियेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लिलियेसी के अंतर्गत लहसुन, प्याज ये पूजा जाते हैं। ये सभी के सभी कह सकते हैं फ्रेंड्स एक बीजपत्री के अंतर्गत आता है। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। यहाँ पे विधानसभाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं होता है, तो गलत हो गया आपका ऑप्शन ए। आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन है कि सही मिलान कीजिए। यहाँ पे आपके पास दिया गया मिलान करना है, एक तरफ खोज है और उसके खोज करता है। देखिए एंटीजन की बात करें तो एंटीजन के खोजकर्ता लैंडस्टीनर थे। विटामिन के हॉपकिंस, और जो कि इसका नामकरण दिया गया था वो फंक के द्वारा दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और पोलियो वैक्सीन जेई साल्क और साथ ही साथ जीवाणु ल्यूमेनॉक। तो कह सकते हैं यहाँ पे सभी के सभी बिल्कुल सही तरीके से मिलान किया गया, ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे कहीं से भी पढ़ लीजिए, हम लोग जो क्वेश्चंस आपको कराते हैं वो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होता है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चंस को खुद से रेडी करते हैं कि हाँ ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। लेकिन आप बाकी चैनल पे चले जाइए, वो कहीं ना कहीं से कॉपी क्वेश्चंस कर करके आपको देते रहेंगे और डेली आपको वही सब क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है। तो अगर आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको खुद के अंदर लगेगा कि हाँ आपका GK काफ़ी इम्प्रूव हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जितने भी मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनसे हमारी बात होती है उन्होंने ही खुद कहा है। मैं अपनी तरफ से ये बढ़ा चढ़ा करके नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ पढ़िए। बस आप हमारे साथ रेगुलर बन करके देखिए, 15 से 20 दिन आप पढ़िए और आपको पता चल जाएगा। जितने लोग पहले से जुड़े हुए उनको पता है। फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिटीज किसके संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय समझौता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया हुआ था। सिटीज़ के अंतर्गत क्या होता है कि ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी संकटग्रस्त होते हैं या फिर लुप्तप्राय जो होते हैं उनको यहाँ पे बचाने के लिए काम करता है। जैसे संकटग्रस्त वनस्पति और वन्य जीव दोनों के लिए काम करता है। यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन है कि एक घोषणा पत्र जिसे फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब कहा जाता है, इसे निम्नलिखित संगठनों में से किसके द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, और कभी कभी ये पूछा जाता है कि फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक शीर्षक किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था कह सकते हैं भगवती चरण बोहरा। ठीक है, ऐसी कुछ करके नाम है, थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा, शायद इसी तरह से नाम है, भगवती चरण बोहरा करके कुछ नाम है। आप थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, माइंड पे नहीं चढ़ रहा। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बॉम्बे प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
बॉम्बे प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने 1944 के बॉम्बे प्लान को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था। यहाँ पे देखिए पॉइंट्स गलत है। जवाहरलाल नेहरू ने 1944 में बॉम्बे प्लान को आधिकारिक रूप से स्वीकार, यहाँ पे ये पॉइंट्स इसलिए गलत हो जाता है और क्योंकि आपको पता है कि 1944 में जो बॉम्बे प्लान था वो 8 उद्योगपतियों के द्वारा मिलकर के बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1944 में 8 उद्योगपतियों ने मिलकर के इसको तैयार किया था। तो जवाहरलाल नेहरू के साथ यहाँ पे तो संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हम सिर्फ और सिर्फ किस टिक करेंगे, 2 और 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 और 3 यहाँ पे सही आंसर होगा, तो केवल और केवल हम बी को टिक करेंगे, 2 और 3। आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पे मैच करिए और बताइए कि राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए। एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं उनके संपादक या फिर रचनाकार हैं। जैसे कॉमरेड की बात करें तो कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली के साथ मैच होगा, ए का 4 के साथ, तो 2 जगह पे मिल रहा है। उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे हिंदू पैट्रियाट आपको पता है गिरीश चंद्र जो कि घोष, यहाँ पे कह सकते हैं डी का 2 के साथ यहाँ पे मिल रहा है, यानी राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। बाकी को याद रख सकते हैं, जैसे प्रताप की बात करें तो गणेश शंकर विद्यार्थी और वंदे मातरम आपको पता है कि बिपिन चंद्र पाल, यहाँ पे हम कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 1950 के दशक के दौरान भारत में अपनाई गई महालनोबिस योजना का मॉडल क्या है, मॉडल का उद्देश्य क्या था। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित आपको पता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और द्वितीय पंचवर्षीय में किस पे जोर दिया गया था, तो भारी उद्योगों की स्थापना पे जोर दिया गया था, बी करेक्ट होगा। बृहस्पति ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बृहस्पति ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए पहला पॉइंट है कि बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह बिल्कुल सही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है, ये भी सही है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह यूरोपा है, ये पॉइंट्स गलत होता है क्योंकि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड होता है। यूरोपा भी बृहस्पति का उपग्रह ही है लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं है। ठीक है, तो गैनीमेड हमारे कह सकते हैं कि सौरमंडल का अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा उपग्रह माना गया, तो ये ध्यान रख सकते हैं। राइट आंसर होगा केवल 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे कर ही सकता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, पसंद आए तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिएगा। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए यूज़फुल है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, दोनों को पढ़िए और बताइए कि क्या यहाँ पे सदिश राशि की विशेषता कौन सी है। सदिश राशि तो आपको पता है जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो, तो सदिश राशियों में केवल दिशा होती है, ये पॉइंट तो पहला ही गलत हो गया। घटाने अथवा जोड़ने के लिए सदिश की समान इकाई होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन है कि भारत और अन्य देशों के मध्य निम्नलिखित द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों का मिलान करें। चलिए हम यहाँ पे एक करके मैच करते हैं, और यहाँ पे जो भी लिखा गया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मिलाइएगा। जैसे कि इंद्र की बात करें तो इंद्र जो अभ्यास होता है या फिर इंद्रा अभ्यास जो होता है वो भारत और रूस के बीच होता है। यहाँ पे फर्स्ट का बी के साथ होगा, फर्स्ट का बी के साथ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। नोमैडिक एलिफेंट की बात करें तो ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है, यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 का डी के साथ, तो 2 का डी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सूर्य किरण किसके साथ होता है, तो भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण होता है, तो 3 का फर्स्ट करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैत्री की बात करें तो ये थाईलैंड के साथ होता है, ठीक है, थाईलैंड के साथ, जबकि मित्र श्रीलंका के साथ होता है। नेक्स्ट वन क्या है कि किस घाटी को कह सकते हैं द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया या फिर द एरिजोना ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा गांडीकोटा घाटी। ठीक है, गांडीकोटा घाटी ऑप्शन डी को टिक करेंगे। छोटा सा पॉइंट मैंने इसके बारे में लिखा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि गांडीकोटा घाटी को द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया या फिर द एरिजोना ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रॉयल चेरुवू झील जो वो किस राज्य में स्थित है। रॉयल चेरुवू झील जो किस राज्य में स्थित है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो झील पड़ता है वो इसी घाटी के पास में पड़ता है, यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित होगा, तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि के संदर्भ में बरनी, ठीक है, बरनी शब्द का संदर्भ क्या होगा या फिर संदर्भित करता है किसको, बरनी शब्द किसको संदर्भित करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बरसाती कृषि। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बरनी शब्द बरसाती कृषि या फिर रेनफेड फार्मिंग को कह सकते हैं, बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में दूसरा परत का नाम क्या है। पृथ्वी की 3 सकेंद्री परत है, पेड ग्रुप में इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बताया था। ठीक है, परतों के मध्य जो भी असंबंधताएं होती हैं उनको भी अच्छे तरीके से क्लियरली हम लोगों ने फिगर के साथ किया था।
तो देखिए पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों की दूसरी परत का नाम क्या है? तो सबसे ऊपर में क्या होता है? सियाल, सेकेंड नंबर पे सीमा, और लास्ट में सबसे अंदर जो कोर होता है इसको कह सकते हैं वो नीफे होता है। तो हमारा जो कह सकते हैं फ्रेंड्स मेंटल कह सकते हैं ना, मेंटल, तो दूसरी परत मेंटल यहाँ पे सीमा होगा। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, सीमा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की जो सूची 3 है यानी समवर्ती सूची में शामिल है? तो 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियाँ, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पे आपको बताना है समवर्ती सूची में कौन सा शामिल है। तो दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि मानव श्वसन प्रणाली का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करता है? गैसों के आदान प्रदान के लिए एल्वियोली, फेफड़े में ही एक भाग होता है एल्वियोली, ऑप्शन बी करेक्ट है। धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है? इसको हम लोग रिएक्शंस के थ्रू समझते हैं। देखिए मान लीजिए कोई धातु है सोडियम, और इसको हम लोग HCl कोई अम्ल ले लेते हैं, एक अम्ल हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन कराने के लिए मैं बैलेंस कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 लगाता हूँ, यहाँ पर भी 2 लगाता हूँ। अब देखिए क्या होगा कि जब सोडियम HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे कह सकते हैं NaCl यानी कि साधारण नमक बना लेता है NaCl। तो यहाँ पे मैं 2 लगाता हूँ ताकि ये बैलेंस होता चले। और यहाँ पे देखिए कौन सी गैस बाहर निकली? हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। तो हम कह सकते हैं राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। ठीक है ना, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, मानव शरीर में आहार नाली के किस भाग में भोजन का पाचन प्रक्रिया शुरू होता है? भोजन का पाचन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? मुख से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट होता है। अगला प्रश्न, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली हम कह सकते हैं मध्यकालीन जो शासक थे वो खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ था। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ था? तो पाल काल का बौद्ध विहार। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? इतना फेमस है कि 15 भारतीय भाषा में और 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। ठीक है, अगला पॉइंट्स, बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया? बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया? हमेशा ये चलता फिरता क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, चिनाब नदी पर बनाया गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो हम ये कह सकते हैं अनुच्छेद 200। ठीक है, अनुच्छेद 200 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 पॉइंट्स दिए गए, दोनों को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय लंदन में। ये पॉइंट तो गलत हो गया क्योंकि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय आपका जेनेवा में पड़ता है। 21 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट्स भी गलत है क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों गलत है, कोई भी सही नहीं है, इस वजह से ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ना ही 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन करता है? सबसे बड़ा उत्पादक है रबड़ का, और यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड बिल्कुल सही आंसर है। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय? यानी हम कह सकते हैं कि मुद्रा राक्षस से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त इसके लेखक थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न क्या है? आधुनिक भारतीय नवजागृत का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक भारतीय नवजागृत का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि है वो अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। प्रवाल भित्तियाँ मूंगा और सूक्ष्म शैवाल के बीच किस तरह के संबंधों से विकसित होती है? प्रवाल जो भित्तियाँ हैं वो मूंगा और सूक्ष्म शैवालों के बीच किस तरह के संबंधों से विकसित होती है? तो कह सकते हैं सहजीवी। ठीक है, सहजीवी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। और सहजीवी हम यहाँ पे कह सकते हैं, फिर सहजीवी क्या होता है? अक्सर आपने देखा होगा सहजीवी। तो सहजीवी संबंध उन जीवों के बीच संबंध होता है जिसमें दोनों एक दूसरे की उपस्थिति से लाभान्वित होते हैं। यानी ये उसको प्रॉफिट करता है और ये इसके होने की वजह से इसको भी प्रॉफिट होता है, दोनों को प्रॉफिट होता रहता है, उसको कहते हैं सहजीवी। नेक्स्ट वन क्या है कि प्रसिद्ध स्वामीनाथन आयोग किससे संबंधित है? स्वामीनाथन आयोग का संबंध किससे है? तो यहाँ पे राइट आंसर में क्या होगा? कृषि से संबंधित है स्वामीनाथन आयोग।
छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन क्या है कि पाइथन। बताइए पाइथन क्या है? पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ए करेक्ट होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। या इसके अगर हम बात करेंगे इसको किसने बनाया था, तो कह सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा गया, गुइडो वैन रूसोम। ठीक है, रूसोम द्वारा बनाया गया था और पहली बार 1991 में रिलीज़ किया गया था इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, पाइथन को। नेक्स्ट वन है रंफा भूमि। रंफा भूमि जिसको हम लोग सक्र भी कहते हैं, सर्क कह सकते हैं, सॉरी सर्क शब्द किससे से संबंधित है? सर्क। तो इसका संबंध हिमरूप भू आकृतियाँ से संबंधित हो जाता है। ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि सर्क किससे संबंधित है, तो हिमरूपी या फिर ग्लेशियर कह सकते हैं, इस तरह से ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी के एक सहयोगी ने उनसे अलग होकर एक कट्टरपंथी आंदोलन स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। वह कौन थे? स्वाभिमान आंदोलन किसने चलाया था? ईवी स्वामी नायकर, यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया, वह देश कौन सा है? वह देश है पुर्तगाल। बी को टिक कर सकते हैं, पुर्तगाल। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, इसका कारण क्या है? हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, इसका कारण ये कि हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, जिस कारण से ऐसा होता है। सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? जिंक का। यानी कि हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, ये पॉइंट्स गलत है, क्योंकि आपको पता है कि कावेरी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से होता है, आंध्र प्रदेश में नहीं होता है। ये पॉइंट्स हमारा गलत है। पश्चिमी घाट से इसका रिलीज हो, आई थिंक ये कह सकते हैं उद्गम होता है। ठीक है, उद्गम होता है कावेरी नदी का उद्गम। नेक्स्ट वन कह रहा है कि वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? अमरकंटक कह सकते हैं मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं एक तो नर्मदा जो कि पश्चिम की तरफ बहते हुए जाकर के अरब सागर में गिरती है, और एक जो होता है उत्तर की तरफ बहते हुए जाकर के गंगा में मिलता है। कहाँ पे? पटना के समीप। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सोन। नर्मदा और सोन ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि मिली है? सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि किसे मिली है? तो शेख हजीमुद्दीन नागौरी। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि जो किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र सुंग। डी विल बी करेक्ट आंसर, पुष्यमित्र सुंग। रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से था? रंगराजन समिति का जो संबंध था वो भुगतान संतुलन घाटा से, ए राइट आंसर है। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसके हम लोग क्या कहते थे? विदेशी मामलों की देखरेख जो करते थे उनको हम लोग सुमंत के नाम से जानते थे, सुमंत। ठीक है, और एक अमात्य हुआ करते थे जो वित्त मंत्रालय कह सकते हैं, यानी कि वित्त विभाग जो देखते थे उनको अमात्य कहते थे। और यहाँ पे नेक्स्ट वन क्या है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? गुरु शिखर। बिल्कुल सही होगा, गुरु शिखर। धूपगढ़ आपको पता है किसका है? धूपगढ़ जो कह सकते हैं ये सतपुड़ा का। और पारसनाथ किसका होता है? तो ये छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं, जो कि इसके सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। नेक्स्ट वन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को चिन्हित करने के लिए देश भर में आयोजित विशेष सप्ताह का नाम क्या है? पिछले वर्ष की बात की जा रही है, पिछले वर्ष की सप्ताह का नाम क्या देखा गया था? सेवा सप्ताह। ठीक है, सेवा सप्ताह यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन कह रहा है कि जिबूती आचार संहिता जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? जिबूती आचार संहिता, इसका संबंध किससे हो जाता है? समुद्री मामले से। इसके संबंध में मैंने यहाँ पे नोट लिख रखा, आप इसको पढ़िए और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसे 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, मार्गरेट
इट वुड। ऑप्शन बी करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखिएगा। फीफा की तरफ से जारी रैंकिंग में किसे देश के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान बेल्जियम को, ठीक है, बेल्जियम करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि कौन मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है? मिनी काजीरंगा के नाम से हाल ही में ये चर्चा में रहा था। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य असम में पड़ता है, जिसको मिनी काजीरंगा के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी घुमा करके पूछा जा सकता है कि पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने 50 में से काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली होगी। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपने आउट ऑफ 50 से आपने कितना स्कोर किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। और साथ ही साथ एक चीज़ मैंने आपको जो बताया था उस इन्फॉर्मेशन पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, यानी हमारे एप्लीकेशंस पे पेड कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स का मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।